20 अक्टूबर 1962 इस डेट को चाइना ने इंडिया पर वार डिक्लेयर करती है। ये युद्ध भारत इतिहास का वो किस्सा है जिसे सुनने के बाद शायद ही कोई इंडियन होगी जो एक चाइनीज के ऊपर भरोसा कर पाएगी। इस युद्ध के दौरान इंडिया के सिर्फ 20,000 सोल्जर्स को 80,000 चाइनीज सोल्जर्स का सामना करना पड़ा था। इस वार की वजह से इंडिया के 5,000 से भी ज्यादा सोल्जर शहीद हो गए थे और साथ ही साथ इंडिया को अक्साई चीन को भी खोना पड़ा था, जिसकी एरिया लगभग 46,000 स्क्वायर माइल है। चाइना ने कश्मीर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी वार स्टार्ट कर दिया था और वहाँ के कुछ एरिया को कवर कर लिया था। एट दी एंड 21 नवंबर को चाइना ने एक तरफा युद्ध की विराम घोषित कर दिया और इंडिया को यहाँ पर एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्या क्या मजबूरियाँ थी और क्या क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से इंडिया को ये हार का सामना करना पड़ा था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। युद्ध के कुछ दिन पहले LAC के बॉर्डर पर जो इंडियन सोल्जर्स थे वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को संदेश देते हैं कि चाइना बॉर्डर के आर पार बहुत ही बड़ी संख्या में अपनी सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहा है और साथ में अपने हथियार, टैंक्स और मिसाइल्स को भी रेडी कर रहा है। शायद किसी भी वक्त चाइना यहाँ पर वार डिक्लेयर कर देगा, इसीलिए हमें भी हमारे फौजियों को बुला लेना चाहिए और हमारी बैकअप सपोर्ट को और भी मजबूत बना लेनी चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने इस बात को टालते रहे, नहीं कोई युद्ध नहीं होने वाला है यहाँ पर। उस टाइम पे इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ही अच्छा था और चाइना का जो सबसे बड़ी सपोर्टर था वो था इंडिया। यूनाइटेड नेशन की तरफ से जब लेटर आया कि इंडिया UN काउंसिल की परमानेंट मेंबर बनेगी तो नेहरू जी ने इस बात को भी ठुकरा दिए और बदले में ये परमानेंट मेंबरशिप चाइना को दे दिए, जिसकी वजह से इंडिया को अपनी वीटो पावर खोना पड़ा। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश करी तो नेहरू जी ने चाइना की इस विस्तारवादी नीति को खुलकर सपोर्ट किए। तो शायद नेहरू जी को ये लगा होगा कि चाइना किसी भी हाल में इंडिया पर इन्वेजन नहीं करेगी, लेकिन 20 अक्टूबर को चाइना ने इंडिया पर ऑफेंस करना शुरू कर दिया। और बड़ी अजीब बात यह है कि एक तरफ देश में युद्ध छिड़ गई है और उसी वक्त एक साथ में देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश में ही नहीं थे। PM नेहरू नेपाल में और डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्णा मेनन लंदन में थे और नेहरू काठमांडू एयरपोर्ट से ही वार का डिक्लेयर किए थे। 1962 की इंडो चाइना वार में हारने की जो सबसे बड़ी वजह है वो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्णा मेनन को माना जाता है। हाल फिलहाल में उस टाइम इंडिया आजाद हुआ था, देश में सोल्जर्स की बहुत ज्यादा कमी थी, देश में इकोनॉमी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, देश में ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी था जिसे युद्ध में सोल्जर्स की मदद किया जा सके, कोई भी एडवांस वेपन्स जैसे कि टैंक्स, मिसाइल और तोप वगैरह नहीं था बैकअप सपोर्ट के लिए। टैंक्स और मिसाइल तो बहुत ही दूर की बात है, इंडियन सोल्जर्स के पास प्रॉपर मिलिट्री मशीन गन्स तक भी नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो गन्स यूज होते थे उसी गन से हमारे सोल्जर्स को युद्ध लड़ना पड़ा था। गन्स की बात भी छोड़िए, हमारे सोल्जर्स के पास हेवी अमाउंट में बुलेट्स भी नहीं था जिसे वो एक वार को झेल पाए। युद्ध के दौरान एक सोल्जर्स को एक दिन में 250 से 300 गोलियां दिया जाता था। आप समझ पा रहे हो कि ये कितना मुश्किल होगा एक सोल्जर के लिए सिर्फ 250-300 गोली के साथ एक वार में जाना। और ऑपोजिट में एक बहुत ही बड़ी फौज खड़ी है जिसके पास एडवांस मशीन गन के साथ साथ बैकअप सपोर्ट के लिए टैंक्स और तोप जैसे एडवांस वेपन्स भी है। 1962 की वार में गोलियां खत्म होने के बाद सोल्जर्स बंदूक के आगे जो बनेट है उससे लड़ाई लड़े थे। इसके अलावा इंडियन सोल्जर्स को वार फील्ड तक पहुंचने में काफी ज्यादा समस्या आती थी और इसके कंपैरिजन में चाइना इंडिया से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। चाइना में इंडिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा सोल्जर्स थे। और भी एक बहुत ही बड़ी रीजन है जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू चाइना से युद्ध को टाल रहे थे। हाल ही में देश की आजाद होने की वजह से धीरे धीरे करके देश की ग्रो हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा था, देश में लिटरेसी बहुत ही ज्यादा कम थी, कम्युनिकेशन की ज्यादा सुविधा नहीं था और सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था कि वो कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर पाए। और अगर इस टाइम पर कोई वार छेड़ जाती है तो कंट्री की हालत जितना उभर कर आई थी उतनी ही पीछे चल जाएगी। कश्मीर के साथ साथ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भी वार स्टार्ट कर दिया था और वहाँ की हालत कश्मीर से भी और ज्यादा बुरा था। वहाँ की हालत इतना खराब था कि सैनिक सब बर्फ में धंसे हुए थे। ठंड से बचने के लिए कोई साजो सामान नहीं था, ना ड्रेस, ना जूता और ना ही खाना पहुंच पा रहा था सोल्जर्स के पास। उनके पास सोने के लिए टेंट तक भी नहीं था और सब सोल्जर्स पेड़ के नीचे ही सो जाते थे और ठंड में ही बहुत सैनिक शहीद हो गए। चाइना को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता थी कि अब इंडिया की हालत कैसा है और जानबूझकर ये हमला करवाया गया। युद्ध हारने के पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन की थी। कृष्णा मेनन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को आगे ही नहीं बढ़ने दिए युद्ध करने के लिए, जबकि उस टाइम की एयरफोर्स
फोर्स चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर उनका मानना ये था कि अगर यहाँ पर नेवी और एयरफोर्स को युद्ध में शामिल किया जाए तो युद्ध एक बहुत ही बड़ी रूप ले सकती है। शायद ये युद्ध इंटरनेशनल लेवल पर भी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ढेरों गलतियां कृष्णा मेनन के द्वारा हो गया। 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक यानी कि 31 दिनों तक वार बोथ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में चलता रहा। वार जितना डीप जा रहा था, हालात उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। पूरे इंडिया में एयरलाइंस विमान का उड़ान बंद कर दिया गया ताकि इन विमानों का सैनिक इस्तेमाल किया जा सके। हालात इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया में सोल्जर्स की कमी पड़ने लगी। इसी वजह से इंडिया में जो कमांडर्स थे वो नेहरू जी से कहने लगे कि हमें कुछ विदेशी सोल्जर्स को मंगा लेना चाहिए चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। पूरी देश में शंका छा हुआ था। चाइना धीरे धीरे करके कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही बड़ी एरिया को कवर कर चुका था। इन खतरों के बीच 19 नवंबर को नेहरू उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी को 2 लेटर लिखे। इन लेटर्स को इंडियन सीक्रेट एजेंसी के द्वारा प्रेसिडेंट केनेडी के पास पहुंचाया गया, जिसमें से पहला लेटर में क्या लिखा हुआ था वो सब जानते थे, लेकिन दूसरे लेटर में जो लिखा गया था उसे सीक्रेट रखा गया। इस लेटर को सिर्फ प्रेसिडेंट केनेडी ही पढ़े थे और पढ़ने के बाद इसे जला दिया गया था। इस तरफ 19 नवंबर तक चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की बहुत बड़े हिस्से को कब्जा चुका था और कश्मीर में चाइनीज सोल्जर लद्दाख तक आकर पहुंच चुके थे। खतरा सिर्फ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए ही नहीं, आसाम के लिए भी था। अब भारत को चाइना से लड़ने के लिए बहुत सारे एडवांस फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ रहा था। नेहरू के द्वारा पहला चिट्ठी जाने के बाद चाइना ने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर कर लिया और ब्रह्मपुत्र घाटी पर गंभीर स्थिति पैदा कर दिया। इस टाइम पर नेहरू ने फिर से केनेडी सरकार और ब्रिटेन को और एक लेटर लिखे कि अगर जल्द ही कुछ ना किया जाएगा तो भारत यहाँ पर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को खो देगा। और इसके बाद नेहरू ने स्पष्ट मांग की कि हमें कम से कम युद्धक विमानों के 12 स्क्वाड्रन और 2 स्क्वाड्रन बॉम्बर्स की जरूरत होगी कश्मीर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। नेहरू ने अमेरिका को यहाँ पर ये प्रॉमिस किए कि जो वेपन्स अमेरिका प्रोवाइड करेगा वो सिर्फ चाइना के खिलाफ यूज होगा, पाकिस्तान के लिए नहीं। दूसरे लेटर में नेहरू ने केनेडी सरकार को ये मांग की कि असल में हमें 350 युद्धक विमान और 10,000 सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत है। इस तरफ धीरे धीरे करके देशवासियों की हौसला टूटता जा रहा था। तुरंत ही अमेरिका अपनी नेवी फोर्स को बंगाल की घाटी पर भेज देती है, जिसे चाइना को ये पता लग जाती है कि अब यूएसए भी इंडिया की तरफ से युद्ध करने जा रहा है। यूएसए और ब्रिटेन अपने युद्धक विमानों के साथ साथ उसे चलाने के लिए कुछ स्टाफ को भेजते हैं और वो सब इंडिया में 21 नवंबर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन 20 नवंबर की रात को ही माहौल एकदम शांत पड़ गया था और 21 नवंबर को चाइना युद्ध का विराम घोषित कर दिया और बाद में यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में आकर चाइना ने एलएसी से 20 किलोमीटर पीछे चला गया और बाद में ब्रह्मपुत्र घाटी से अपनी फोर्स को हटाया और अरुणाचल प्रदेश में जो एरिया कवर करके बैठा था उससे पीछे चला गया। लेकिन चाइना के ऐसे सडनली वार रोकने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे सब अलग अलग रीजन देते हैं। जब अमेरिका और ब्रिटेन इंडिया के साथ आ गए होंगे तो उस टाइम के चाइना के जो प्रेसिडेंट थे लिऊ शाओकी, वो जानबूझकर इस वार को रोक दिए होंगे कि कहीं हम वो जमीन भी खो ना दे जो हम कब्जाए हैं। और अरुणाचल प्रदेश से चाइना अपने सोल्जर्स को इसीलिए हटाया क्योंकि चाइना को यहाँ पर बहुत ही बड़ी दिक्कत आती थी। इतनी बर्फ के अंदर सोल्जर्स को खाना और वेपन्स प्रोवाइड करना और ज्यादा देर तक चाइना ब्रह्मपुत्र घाटी को कब्जा करके नहीं रख पाएगी क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए अब चाइना को फिर से इंडिया के साथ वार करना पड़ेगा। वैसे आपकी राय में यहाँ पर क्या रीजन हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं।